जी, आज का जो हमारा टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जिसमें दो इंडिविजुअल इकट्ठे मिलकर रहें और दोनों ही एक दूसरे को फ़ायदा दें, उसको हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो हम फंजाई के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम देखते हैं कि फंजाई के अंदर कौन सी एसोसिएशन है। तो हम कहते हैं फंजाई के अंदर बेसिकली दो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। वो कौन कौन सी है? लाइकन्स और माइकोराइज़ा। अब इसमें हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइकन्स क्या हैं। तो जब लाइकन्स की हम डेफिनेशन देखते हैं तो हम कहते हैं कि बेसिकली लाइकन्स जो हैं ये एसोसिएशन किस किस के दरमियान है? ये फंजाई, सर्टेन फंजाई और हमने कहा सर्टेन एल्गी के दरमियान में एसोसिएशन है। ठीक है। इसके अलावा वो कहता है हमने कहा कि फंजाई और एल्गी के दरमियान एसोसिएशन को भी लाइकन्स कहते हैं और फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के दरमियान एसोसिएशन को भी हम लाइकन्स कहते हैं। ठीक है। दोनों की जो एसोसिएशन है, या चाहे फंजाई और एल्गी की हो, चाहे फंजाई और साइनोबैक्टीरिया की हो, इनकी एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? लाइकन्स कहते हैं। अब दोनों में एक दूसरे को फ़ायदा क्या होता है? हमने कहा फ़ायदा ये होता है कि जो फंजाई है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एल्गी को या साइनोबैक्टीरिया को, और उसके नतीजे में हमें पता है कि एल्गी भी अपनी खुराक खुद तैयार करता है और साइनोबैक्टीरिया भी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो उसके नतीजे में जो फंगस है वो उनसे अपनी खुराक लेती है, फूड लेती है। ठीक है। हमने कहा कि फंजाई ने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ने उनको उसको फंजाई को फूड प्रोवाइड की। तो दोनों का फ़ायदा है और इस दोनों के फ़ायदे को हम कहते हैं म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो लाइकन्स हैं ये हमने कहा एक वेरी गुड इंडिकेटर हैं, बायो इंडिकेटर हैं एयर पोल्यूशन का। ठीक है। किसका? एयर पोल्यूशन का। हमने कहा इम्पोर्टेंट बायो इंडिकेटर हैं। अब देखते हैं कि माइकोराइज़ा क्या है। हम कहते हैं जब माइकोराइज़ा की हमने एसोसिएशन देखी तो हमने कहा ये फंजाई और प्लांट की रूट्स के दरमियान एसोसिएशन है। और कौन से प्लांट्स? जो वास्कुलर प्लांट्स हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, जिसमें वास्कुलर बंडल्स मौजूद होता है, जिसमें जाइलम फ्लोएम मौजूद है, उनकी रूट्स के दरमियान। हमने कहा जो लाइकन्स थी बेसिकली वो थी फंजाई और एल्गी या साइनोबैक्टीरिया के दरमियान, और जो माइकोराइज़ा है ये फंजाई और रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स के दरमियान एसोसिएशन है। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम देखें कि प्लांट की रूट्स पेनिट्रेट कर रही हैं ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर, लेकिन वो एक लिमिट तक जाएंगी। हो सकता है कुछ न्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं जो प्लांट की रूट जो है डायरेक्ट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो उसकी रेंज से बाहर होते हैं। तो फिर क्या होता है? आगे जो फंजाई है वो एसोसिएट करती है रूट के साथ मिलकर उन न्यूट्रिएंट्स को जिसको रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सक रही थी, तो ये फंजाई उसको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको रूट को प्रोवाइड कर देती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक, कॉपर वगैरह या अदर न्यूट्रिएंट्स जिनको रूट्स जो हैं वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सक रही, तो वो जो फंजाई है वो इनको एब्जॉर्ब करके देती है। ठीक है। और उसके नतीजे में फिर प्लांट जो है वो जो खुराक बनाता है अपनी, तो वो फिर फंजाई को भी उसकी जो है खुराक प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। अब दोनों को फ़ायदा क्या हुआ? हमने कहा दोनों का फ़ायदा ये हुआ कि फंजाई को फूड मिल गई और जो प्लांट को है वो न्यूट्रिएंट्स मिल गए जो उसकी रेंज से क्या थे? बाहर थे। हमने कहा जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एसोसिएशन के साथ होते हैं, मिलकर काम करते हैं, वो बेटर ग्रो करते हैं। ठीक है। उनकी ग्रोथ क्या होती है? बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू उनके कि जो विदाउट एसोसिएशन होते हैं। इसकी मिसाल हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में लेते हैं। जब दो लोग मिलकर काम करें तो अच्छा काम करते हैं, जब अकेला बंदा काम कर रहा हो तो वो एफिशिएंसी नहीं होती जो दो मिलकर काम करते हैं। तो इसी तरह हमने कहा इसी एसोसिएशन में भी यही है कि जब दो पार्टनर मिलकर वर्क करते हैं तो बेटर ग्रोथ होती है। तो अब देखते हैं, हमने कहा कि जो माइकोराइज़ा हैं इसकी दो टाइप्स हैं। देखें माइकोराइज़ा था क्या? हमने कहा फंजाई और रूट्स के दरमियान में एसोसिएशन थी, ऐसी था। तो हमने कहा अब जो माइकोराइज़ा जो एसोसिएशन है ये दो तरह की होती है, एक एंडोमाइकोराइज़ा और एक्टोमाइकोराइज़ा। दोनों में फ़र्क क्या है? आपने फ़र्क देखना है। हमने कहा कि जिसके अंदर हाइफी, फंजाई के जो हाइफी हैं वो रूट के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं, रूट के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएं, उनको हम एंडोमाइकोराइज़ा कहते हैं। और ऐसे फंजाई जिसमें हाइफी जो हैं
वो रूट के सेल के अंदर ना जाएं, सेल के दरमियान में रहें, तो उनको हम कहते हैं एक्टोमाइकोराइजा। अब डायग्राम में देखें, आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे एंडोमाइकोराइजा। अब देखें फंजाई जो एसोसिएट है रूट के साथ कैसे है, उसमें हाइफी जो हैं डायरेक्ट सेल के अंदर जा रहे हैं, सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हैं एक्टोमाइकोराइजा के अंदर जो हाइफी हैं वो सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि दो सेल के दरमियान में जो फासला है उनके अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर मूव कर रहे हैं। तो दोनों में यही फ़र्क है कि एंडोमाइकोराइजा में जो हाइफी हैं फंजाई के वो रूट के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, और जबकि एक्टोमाइकोराइजा में पेनिट्रेट नहीं करते बल्कि दो सेल के दरमियान में रहते हैं। एंडोमाइकोराइजा का देखें, इन विच द फंगल हाइफी, जिसमें फंगल हाइफी जो हैं वो पेनिट्रेट कर जाते हैं रूट के सेल के अंदर, उसको हम एंडोमाइकोराइजा कहते हैं। एक्टोमाइकोराइजा में क्या है कि इन विच हाइफी सराउंड एंड एक्सटेंड और बिटवीन द सेल, सेल के दरमियान में रहते हैं, डू नॉट पेनिट्रेट द सेल, और सेल को पेनिट्रेट नहीं करते, सेल वाल को पेनिट्रेट नहीं करते। अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फंजाई की, कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पे हम कहते हैं कि जो फंजाई है ये बेस्ट ग्रो कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे मॉइस्ट हैबिटेट होगा, नमी वाला इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पे वाटर वाला इन्वायरमेंट होगा, वहाँ पे ये बेस्ट ग्रो करेंगे। इसके अलावा जहाँ पे इनको ऑर्गेनिक मैटर मिलता है वहाँ भी फंजाई क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि फंजाई जो टॉलरेट का मतलब ये होता है कि बर्दाश्त करना। फंजाई जो हैं वो वाइड रेंज ऑफ पीएच को बर्दाश्त कर लेते हैं, जैसे 2 to 9 पीएच को, और इसके अलावा हमने कहा ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट कर लेते हैं, ये हाई कंसनट्रेटेड साल्ट कंसनट्रेटेड और हमने कहा कंसनट्रेटेड साल्ट और शुगर को भी क्या करते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं। इसी खसूसियात की बेस पर, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स बेस पर फंजाई जो हैं हमने कहा इस काबिल हैं कि वो लैंड पर सरवाइव कर जाते हैं, ज़मीन पर क्या करते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि जो फंजाई सरप्लस फूड को कैसे स्टोर करते हैं, वो कहता है या तो लिपिड ड्रॉपलेट्स बनाकर या ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपनी बॉडी में, माइसीलियम में फंजाई क्या करते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन। हमने कहा फंजाई के अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी मौजूद है। एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये 4 पॉइंट्स आते हैं। अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 4 पॉइंट्स हैं, स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये चारों के चारों जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पोर्स क्या हैं। हम कहते हैं बेसिकली स्पोर्स जो है ना, आपको पहले डायग्राम देख लें, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ब्लैक कलर की जो आपको स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इन स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं, जिसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और जब स्पोर्स बन जाते हैं तो ये स्पोरेंजिया यहाँ से कट ऑफ होता है, हाइफी से कट ऑफ होने के बाद स्पोर्स को हमने कहा डिस्पर्स कर देता है, और फिर स्पोर्स हवा के ज़रिए से फैल जाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हमने कहा स्पोर्स कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर, और जो स्पोरेंजिया है ये कट ऑफ होता है हाइफी से, और उसके बाद जो स्पोर्स हैं वो हवा के ज़रिए से, इंसेक्ट के ज़रिए से डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स का मतलब है फैल जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जब इनको सुइटेबल प्लेस मिलती है तो ये जर्मिनेट करते हैं और न्यू फंगल हाइफी बना देते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है कोनिडिया। देखें डायग्राम में, देखें स्पोर्स तो कोनिडिया में फ़र्क क्या है, बेसिकली कोनिडिया भी स्पोर्स हैं। फ़र्क क्या है दोनों में कि स्पोर्स जो हैं वो स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं, जबकि कोनिडिया स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बन रहे बल्कि हाइफी के ऊपर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, हाइफी के ऊपर। और हमने कहा कि वो हाइफी जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं, वो हाइफी जिसके ऊपर कोनिडिया बनते हैं, उन हाइफी को हम कोनिडियोफोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, उन हाइफी को कोनिडियोफोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोनिडिया आर नॉन मोटाइल। कोनिडिया क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं विच आर कट ऑफ एट द एंड ऑफ मॉडिफाइड हाइफी। ये हाइफी के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। उस हाइफी को हम कोनिडियोफोर कहते हैं। और आगे यही बात लिखी हुई है, एंड नॉट इनसाइड द स्पोरेंजिया। ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते, ठीक है, बल्कि ये क्या होते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में, चेन की फॉर्म में उस हाइफी के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है।
तो अब दोनों में हमने देखा कि स्पोर्स और कोनिडिया दोनों में क्या फ़र्क है। हमने कहा कि जो स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं और जो कोनिडिया हैं ये हमने कहा स्पोरेंजिया के बाहर, स्पोरेंजिया के अंदर नहीं बनते बल्कि कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमने कहा नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जिसमें हाइफी जो हैं या माइसीलियम फंजाई की बॉडी ब्रेक होकर मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, उन पार्ट्स को हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और उस फ्रेगमेंट, इस प्रोसेस को जिसके ज़रिए से हमने कहा मुख्तलिफ पार्ट्स बन रहे हैं फंजाई के, उस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है फ्रेगमेंटेशन इज़ अ सिंपल ब्रेकिंग ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की ब्रेकिंग को कहते हैं, ऑफ सम हाइफल फंजाई ईच ब्रोकन फ्रेगमेंट, और हर जो टूटा हुआ जो फ्रेगमेंट है तो वो बना देगा न्यू माइसीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं बडिंग क्या है। बेसिकली बडिंग आउट ग्रोथ को कहते हैं कि एक बॉडी हो, मेन बॉडी हो, उसमें से छोटी सी आउट ग्रोथ निकले, उस आउट ग्रोथ को हम बडिंग कहते हैं। फिर वो आउट ग्रोथ जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होते होते फिर क्या होता है, हमने कहा वो मेन बॉडी से सेपरेट होती है और न्यू इंडिविजुअल बना देती है। तो इसी तरह हमने कहा जो यीस्ट हैं वो बडिंग के प्रोसेस से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, देखें छोटे छोटे बड आपको नज़र आ रहे हैं, मेन बॉडी है और साथ छोटे से बड हैं। ये बड साइज़ में इंक्रीज़ होते हैं और न्यू यीस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने पढ़ लिया, स्पोर्स को डिस्कस कर लिया, कोनिडिया को डिस्कस कर लिया और इसके अलावा हमने फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस कर लिया, बडिंग को डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कि हमने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखो बेटा, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने कहा उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें दो इंडिविजुअल हों। अगर हम एनिमल साइड पे लें, एक मेल और एक फीमेल, इनके हमने कहा इनके मेटिंग से, इनकी जो मेटिंग होती है, आपस में मिलना होता है, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यही हमने कहा फंजाई के ऊपर लागू होता है कि जिसमें दो हाइफी, दो डिफरेंट हाइफी, एक दूसरी फंजाई के एक दूसरी फंजाई के दो डिफरेंट हाइफी आपस में मिलें और मिलने के बाद जेनेटिक मटेरियल को आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करें, इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो बेटा होता क्या है कि सबसे पहले दो हाइफी एक दूसरे के करीब करीब आते हैं और हाइफी बने किससे हुए हैं, सेल से मिलकर। जैसे ही दो डिफरेंट हाइफी आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो उनके दरमियान में जो मेम्ब्रेन है वो ख़त्म हो जाती है और ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। और जैसे ही फ्यूज़ होते हैं तो इनका साइटोप्लाज्म आपस में मिलता है और साइटोप्लाज्म के मिलने को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। यहाँ पे बोल्ड राइटिंग में नज़र आ रहा है आपको, प्लाज्मोगैमी। हमने क्या कहा कि दो डिफरेंट हाइफी जो हैं वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद, फ्यूज़ होने के बाद सबसे पहले साइटोप्लाज्म मिलता है। उस साइटोप्लाज्म के मिलने को हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। जैसे ही साइटोप्लाज्म मिलता है, फिर इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस थे दोनों के, वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और न्यूक्लियस की फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगैमी। क्या कहते हैं? कैरियोगैमी। अब दोनों में फ़र्क क्या नज़र आया? प्लाज्मोगैमी बेसिकली फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म है और जबकि कैरियोगैमी फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई है। कौन से न्यूक्लियस? जो डिफरेंट हाइफी के न्यूक्लियस थे। ठीक है, तो हमने पॉइंट क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या हुआ कि दो हाइफी करीब आए, दूसरे नंबर पे हमने कहा साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ, तीसरे नंबर पे हमने कहा न्यूक्लियस फ्यूज़ हुए जिसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और आगे ही लिख रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही साइटोप्लाज्म मिले और फौरी तौर पे न्यूक्लियस मिल जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि साइटोप्लाज्म तो मिल जाता है लेकिन न्यूक्लियस जो है वो नहीं मिलते, वो अलग अलग रहते हैं। मिसाल के तौर पे दो हाइफी करीब आए, आपस में फ्यूज़ हुए और फ्यूज़ होने के बाद एक हाइफी बन गया। ठीक है, ऐसे था, फ्यूज़ होने के बाद एक हाइफी बन गया। अब उनके अंदर जो साइटोप्लाज्म था वो भी क्या हो गया? फ्यूज़ हो गया। लेकिन जो दोनों के न्यूक्लियस थे दोनों के दोनों ही मौजूद रहे उस हाइफी के अंदर, और ऐसी कंडीशन को और ऐसे हाइफी को हम डाइकैरियोटिक हाइफी या हेटेरोकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने कहा कि सबसे पहला जो स्टेप है वो मेटिंग है कि दो हाइफी का आपस में मिलना, टू हाइफी का आपस में मिलना। दूसरे नंबर पे प्लाज्मोगैमी है जिसमें साइटोप्लाज्म मिलता है। तीसरे नंबर पे कैरियोगैमी है जिसमें न्यूक्लियस मिलते हैं। ठीक है,
अगर वो कह रहा है कि ऐसी कंडीशन जिसमें हाइफी मिल गए, साइटोप्लाज्म मिल गया, लेकिन कैरियोगैमी का प्रोसेस नहीं हुआ, न्यूक्लियस नहीं मिले, दोनों के दोनों न्यूक्लियस को एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों इकट्ठे मौजूद रहें एक ही हाइफी के अंदर, ऐसे हाइफी को हम डाइकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मोगैमी के आगे देखें कि इंस्टेड द टू जेनेटिक टाइप्स ऑफ द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्रॉम द टू इंडिविजुअल में को एग्जिस्ट, के बाद वैसे होता है कि दोनों जो टाइप के हैप्लॉइड न्यूक्लियाई थे वो को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों इकट्ठे रहते हैं, डिवाइड इन द सेम हाइफी, और एक ही हाइफी के अंदर डिवाइड होते हैं फॉर मोस्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द फंगस सच फंगल हाइफी, ऐसा फंगल हाइफी कि जिसके अंदर टू न्यूक्लियाई और डिफरेंट जेनेटिक टाइप, दो डिफरेंट जेनेटिक टाइप के न्यूक्लियस मौजूद हों, उस हाइफी को हम डाइकैरियोटिक हाइफी या हम डाइकैरियोटिक सेल कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया, आज जो पढ़ा है हमने उसमें जो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने लाइकन्स को, माइकोराइजा को, एंडोमाइकोराइजा को, एक्टोमाइकोराइजा को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई को हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन के टॉपिक के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया। तो इसमें कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।